नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रैंक बिहार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार जीके के कंप्लीट वीडियो और वो भी देसी ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास राजाओं या नेताओं ने बनाया है, लेकिन देखिए भूगोल सिर्फ एक नक्शा नहीं होता। वहाँ की मिट्टी, नदियाँ, पहाड़, ये सब तय करते हैं कि वहाँ के लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे और उनका पूरा समाज कैसा होगा। बिल्कुल। और इसी भूगोल को दिमाग में बैठाने के लिए हमारे नोट्स में कुछ बड़ी मजेदार देसी ट्रिक्स दी गई हैं, जैसे राज्य के प्रतीकों को याद करने की ट्रिक। दोस्तों, इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, बिहार के बैल ने पीपल के नीचे गेंदा खाया तो गौरैया उड़ गई और मांगुर छुप गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही विजुअल ट्रिक है। ना? मतलब बैल हो गया राजकीय पशु यानी गौर, पीपल हो गया राजकीय वृक्ष, गेंदा है फूल, गौरैया हो गई राजकीय पक्षी और मांगूर है राजकीय मछली। सब कुछ एक ही लाइन में याद हो गया। और अगर हम इस पूरे राज्य के भौतिक भूगोल को देखें तो इसकी चौहद्दी भी बहुत कुछ कहती है। उत्तर में नेपाल के ऊंचे हिमालयी पहाड़ है, दक्षिण में झारखंड का पुराना पठार है, और पूर्व में बंगाल की नमी है तो पश्चिम में यूपी का मैदानी इलाका। लेकिन इस पूरे राज्य को जो चीज दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांटती है वो है द ग्रेट रिवर डिवाइड, गंगा नदी। बिल्कुल सही कहा। गंगा नदी लगभग 450 किलोमीटर बहते हुए इस राज्य को बीचों बीच से चीर देती है। हाँ। और इसके कारण जो उत्तर और दक्षिण के हिस्से बनते हैं ना, उनका मिजाज एक दूसरे से एकदम अलग है। एकदम अलग। जैसे उत्तर का जो हिस्सा है वो पूरा हिमालयी जलतंत्र है। वहाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा जैसी नदियां हैं, और ये सब सदा नीरा हैं। हाँ, सदा नीरा, यानी इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इनमें ग्लेशियर का पानी भी आ रहा है और मानसून का भी। और देखिए, जब ये नदियां इतने ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो इनमें एक बहुत ही तीव्र काइनेटिक एनर्जी होती है, तेज गति होती है। जी। और इसी तेज गति की वजह से कोसी नदी का वो हैरान करने वाला व्यवहार देखने को मिलता है। वो अपने ही रास्ते को ब्लॉक करने वाला मैकेनिज्म। बिल्कुल। जब कोसी पहाड़ से नीचे आती है तो अपने साथ करोड़ों टन गाद या कह लें सिल्ट खुरच कर ले आती है, लेकिन जैसे ही वो समतल मैदान में पहुंचती है, पानी की स्पीड कम हो जाती है। एकदम सही, स्पीड कम होती है तो वो पानी उस भारी गाद को आगे नहीं धकेल पाता, तो वो गाद वहीं जमा होने लगती है। नदी खुद अपने बहाव के आगे एक प्राकृतिक बांध बना लेती है। बाप रे, तो पीछे से जो पानी आ रहा है उसका दबाव बढ़ता होगा। हाँ, और फिर अचानक एक पॉइंट पर आकर नदी उस रास्ते को छोड़कर एक नई दिशा में बहने लगती है। इसीलिए उत्तर में इतनी भयंकर और अचानक बाढ़ आती है। ये तो हुआ उत्तर का उग्र स्वभाव। लेकिन अगर हम गंगा के पार दक्षिण की बात करें तो वहां का तंत्र कैसा है? दक्षिण का जल तंत्र मुख्य रूप से पठारी है। वहां की नदियां हिमालय से नहीं आती, वो पुराने पठारों से निकलती हैं। इसलिए वो मौसमी है और उनका स्वभाव बहुत शांत और स्थिर है। अच्छा, तभी नोट्स में फल्गु या निरंजना नदी का इतना सांस्कृतिक महत्व बताया गया है। मैंने पढ़ा कि उसका प्रवाह इतना शांत है और वो जमीन के नीचे बहती है, इसीलिए उसे पिंडदान या मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे शुभ माना गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए, कर्मनाशा नदी है। वहां आसपास की जमीन खेती के लिए अच्छी नहीं थी, बंजर थी, तो लोगों ने उस नदी का नाम ही रख दिया कर्म का नाश करने वाली। मतलब अपवित्र मान लिया उसे। हाँ, समाज कैसे भूगोल को देखकर अपनी मान्यताएं गढ़ता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और एक व्यावहारिक उदाहरण भी है, सोन नदी की बालू। मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बालू के कणों का भी कोई ऐसा विज्ञान हो सकता है। सोन नदी के बालू पूरे देश में भवन निर्माण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसके कणों का आकार कुछ ऐसा होता है कि वो आपस में एक प्राकृतिक इंटरलॉकिंग बनाते हैं। जैसे वो बच्चों के लेगो ब्रिक्स होते हैं ना, जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। वो कंक्रीट को बहुत मजबूत पकड़ देते हैं। और देखिए, सिर्फ पानी ही नहीं, ये पानी अपने साथ जो मिट्टी लाता है वो भी एक पूरा इकोसिस्टम बनाती है। हाँ, जैसे खादर और बांगर। जो बाढ़ के पानी से नई मिट्टी आती है वो खादर है, मतलब एकदम मुफ्त का प्राकृतिक फर्टिलाइजर। और जो पुरानी मिट्टी ऊंचे इलाकों में है वो बांगर है। दक्षिण में एक खास टाल मिट्टी भी पाई जाती है, जो दालों की खेती के लिए देश में सबसे बेस्ट है। जी। और इसी पानी और मिट्टी की विविधता के कारण आपको पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जैसा घना टाइगर रिजर्व मिलता है, और बेगूसराय में कांवर झील। कांवर झील पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। इसे एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बताया गया है।
और ये पहली रामसर साइट भी है। गोखुर झील का मतलब है कि जब कोई घुमावदार नदी अपना रास्ता बदलकर सीधी बहने लगती है तो उसका जो पुराना यू आकार का हिस्सा पीछे छोड़ जाता है वो झील बन जाता है, गाय के खुर जैसा आकार। अच्छा, इसीलिए इसे गोखुर कहते हैं। और रामसर साइट मतलब ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक संरक्षित वेटलैंड है। एकदम सही। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, मैं थोड़ा पुश बैक करना चाहूंगा। अगर उत्तर में इतनी भयंकर बाढ़ आती है, नदियां रोज रास्ता बदलती हैं और दक्षिण में पठार है, तो फिर प्राचीन काल में यहीं से मगध जैसा भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बन गया? इतनी अस्थिरता के बीच इतनी बड़ी सत्ता कैसे खड़ी हो गई? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर हमें भूगोल और इतिहास के डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। मगध का उदय कोई जादू नहीं था, ये पूरी तरह से एक भौगोलिक वरदान था। कैसे? मतलब वहां तो बाढ़ थी ना। देखिए, राजगीर जो मगध की शुरुआती राजधानी थी, उसके ठीक पास लोहे के विशाल खदानें थीं। उस लोहे से उन्होंने बेहतरीन हथियार बनाए और दूसरा लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियां और फाल बनाए। तो उन कुल्हाड़ियों से उन्होंने जंगल साफ किए होंगे खेती के लिए? बिल्कुल। और वो जमीन कौन सी थी? वही नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ खादर मिट्टी। जब इस उपजाऊ मिट्टी में लोहे के औजारों का इस्तेमाल हुआ तो एक विशाल आर्थिक सरप्लस या इकोनॉमिक सरप्लस पैदा हुआ। आर्थिक सरप्लस मतलब किसान अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज उगाने लगे? हाँ, और जब अनाज के भंडार भरे होते हैं तभी कोई राजा एक बड़ी और स्थायी सेना रख सकता है और एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर सकता है। क्या बात है! इसीलिए कहा गया है कि भूगोल ही भाग्य है। और इसे याद रखने की भी एक देसी ट्रिक है ना, हासीन मगध, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। हाँ, और इसी नींव पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य बना, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक ने पूरे भारत का पहला केंद्रीकृत ढांचा तैयार किया। लेकिन इस आर्थिक सरप्लस का एक और असर हुआ था। जब समाज का पेट भरा होता है, उन्हें शाम के खाने की चिंता नहीं होती। तब वैचारिक क्रांतियां होती हैं। बिल्कुल। और नोट्स में इसे एक ओपन सोर्स थिंक टैंक कहा गया है। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। प्राचीन बिहार पूरे भारत का एक वैचारिक केंद्र बन गया था। आप देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी क्रांतियां यहीं से क्यों शुरू हुईं? गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग और बोध गया में उन्हें मिला ज्ञान। और महावीर स्वामी, जिनका जन्म वैशाली के कुंडपुर में हुआ और पावापुरी में मोक्ष, उनके जो कठोर तप और अहिंसा के सिद्धांत थे, ये सब इसलिए पनप सके क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था इन दार्शनिक बहसों का खर्च उठा सकती थी। जो लोग उत्पादन नहीं कर रहे थे, सिर्फ विचार कर रहे थे, समाज उनका पेट पाल सकता था। और विचारों के आदान प्रदान के लिए जो बौद्ध संगीतियां हुईं, वो मुझे तो आज के जमाने की किसी बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस जैसी लगी। टेक कॉन्फ्रेंस, ये तुलना तो बड़ी दिलचस्प है। मतलब जैसे आज सिलिकॉन वैली में दुनिया भर के टेक माइंड्स मिलते हैं ना, नए प्रोटोकॉल तय करते हैं। बिल्कुल। वैसे ही राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में पूरे एशिया से विद्वान आते थे दर्शन और समाज के नियम तय करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब समाज इतना समृद्ध होता है तो कला भी तो विकसित होती है ना। लेकिन कला भी भूगोल और बाजार के हिसाब से बदलती है। ये मैंने नोट्स में देखा। 3 चित्रकला शैलियों की बात की गई है। सबसे पहले मधुबनी या मिथिला पेंटिंग। मधुबनी कला की सबसे खास बात है इसका प्राकृतिक और घरेलू होना। ये महिलाओं का वर्चस्व वाली कला है। घर आंगन सजाने के लिए हल्दी, फूलों का रस, चावल का लेप इस्तेमाल होता था। लेकिन इसके ठीक उलट जो पटना कलम शैली है, वो पूरी तरह से कमर्शियल थी। हाँ, क्योंकि जब मुगलों का पतन हुआ तो चित्रकार काम की तलाश में पटना आ गए। अब उनके क्लाइंट राजा नहीं बल्कि ब्रिटिश अधिकारी थे। और अंग्रेजों को भगवान के चित्र नहीं, आम जीवन देखना था, जैसे कोई लोहार काम कर रहा है। तो बाजार की मांग बदली, कला आंगन से बाजार में आ गई और इसमें पुरुष चित्रकारों का वर्चस्व हो गया। और एक तीसरी शैली भी है, मंजूषा शैली, जो भागलपुर की है। इसमें सिर्फ 3 रंग होते हैं, गुलाबी, हरा और पीला। और ये बिहुला विषहरी की कथा पर आधारित है, इसलिए इसमें सांप का प्रतीक होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोक कथाएं और भूगोल मिलकर कला को आकार देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतिहास हमेशा इतना सुनहरा नहीं रहा है। मध्यकाल में आकर ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, विध्वंस और निर्माण का दौर। हाँ, जब कोई जमीन इतनी समृद्ध होती है तो बाहरी हमले भी होते हैं। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जो किया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जला दिया। ये तो सीधा सांस्कृतिक रीढ़ तोड़ने वाली बात थी। एक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ज्ञान के केंद्र को खत्म कर दो ताकि समाज मानसिक रूप से गुलाम बन जाए। लेकिन उसी जमीन पर
16वीं शताब्दी में शेरशाह का निर्माण कार्य भी देखने को मिलता है, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बनवाया, और सासाराम में अपना अष्टकोणीय मकबरा। मतलब जमीन वही थी, लेकिन शासक की मानसिकता ने तय किया कि वहां विध्वंस होगा या निर्माण और कनेक्टिविटी। और इसी मित्ती ने आधुनिक भारत में प्रतिरोध भी दिखाया। 1857 में जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 साल की उम्र में हथियार उठाए, और पटना के पीरली। और अगर हम 1917 के चंपारण सत्याग्रह की बात करें, जिसे गांधी जी का पहला बड़ा प्रयोग माना जाता है, तो वो भी मिट्टी से ही जुड़ा था। तिनकठिया प्रणाली। बिल्कुल। किसानों को अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के एक हिस्से पर जबरन नील या इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती से जमीन की सारी नमी खत्म हो जाती है, जमीन बंजर हो जाती है। यही तो उनका दर्द था। उनकी खाद्य सुरक्षा छिन रही थी। तो वो विद्रोह सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं, अपनी मिट्टी बचाने के लिए था। क्या बात है। और यहीं से आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेपी जैसे नायक निकले। लेकिन आज के समय में इस पूरे राज्य को चलाने के लिए एक तलवार या सत्याग्रह नहीं, एक प्रशासनिक मशीनरी चाहिए। और प्रशासनिक ढांचे को नोट्स में एक गाड़ी की तरह बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, विधानसभा जिसमें 243 सीटें हैं, वो गाड़ी का एक्सेलरेटर, यानी जनता की आवाज जो नीतियां बनाती है। और विधान परिषद जिसमें 75 सीटें हैं, वो गाड़ी का ब्रेक है, जो फैसलों पर चेक एंड बैलेंस रखता है। और इन नीतियों को जमीन तक पहुंचाने के लिए 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंडों का एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। लेकिन इस गाड़ी को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, यानी खनिज और उद्योग, उसके बारे में एक बहुत बड़ा मिथक है लोगों के बीच। कि साल 2000 में झारखंड अलग होने के बाद बिहार के पास कोई खनिज नहीं बचा। हाँ, लोगों को लगता है सिर्फ बालू और पानी बचा, लेकिन दक्षिण बिहार के जो जिले झारखंड के बॉर्डर पर हैं, वो आज भी खनिजों की तिजोरी हैं। जैसे रोहतास में भारत का 95% पायराइट्स मिलता है। पायराइट्स, जिसे मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है। और जमुई में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के संकेत हैं। गया नवादा बेल्ट में यूरेनियम और अभ्रक है। और अगर उत्तर और मध्य हिस्से की बात करें, तो वहां भी औद्योगिक सप्लाई चेन है, जैसे जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप। अंग्रेजों ने इसे गंगा और खदानों के पास बनाया, लेकिन समुद्र से दूर रखा ताकि सुरक्षित रहे। बरौनी का तेल शोधक कारखाना भी उत्तर भारत के लिए बहुत अहम है। और भागलपुर की सिल्क सिटी, जहां तसर रेशम बनता है। और ये रेशम अर्जुन के पेड़ के पत्तों की वजह से सुनहरा होता है ना। बिल्कुल। और पूर्णिया कटिहार की नमी वाली जमीन पर गोल्डन फाइबर यानी जूट का उद्योग फलता फूलता है। हाँ, संसाधन और उद्योग तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो मुझे सच में बहुत चुभा। मतलब 2011 के जनसांख्यिकी आंकड़े। आप जनघनत्व की बात कर रहे हैं? हाँ, राज्य का जनघनत्व देश में सबसे अधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जमीन पर भारी दबाव है, और इसके बावजूद साक्षरता दर सिर्फ 61.8% है। ये भारी आबादी के दबाव का सीधा परिणाम है। और इसका एक और बहुत संवेदनशील पहलू है, गोपालगंज का लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं। पहली बार सुनने में तो लगता है कि वाह, ये तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये सशक्तिकरण नहीं, पलायन यानी माइग्रेशन का नतीजा है। रोजगार न होने के कारण पुरुष दूसरे राज्यों में कमाने चले गए हैं, और पीछे गांव में महिलाएं और बुजुर्ग छूट गए हैं। ये एक आर्थिक मजबूरी है। इसीलिए महिलाएं ज्यादा होने के बावजूद महिला साक्षरता दर कमजोर है। और ये पलायन का जो दर्द है ना, ये आपको वहां की संस्कृति में भी साफ दिखेगा। भिखारी ठाकुर का जो मशहूर नाटक है विदेशिया, वो इसी विरह पर तो है कि पति कमाने कलकत्ता चला गया है और पत्नी पीछे इंतजार कर रही है। संस्कृति हमेशा भूगोल को प्रतिबिंबित करती है। आप वहां के लोकगीत देखिए। बच्चे के जन्म पर सोहर, फसल कटने पर चैता, और बारिश में दूर गए पति की याद में कजरी गाई जाती है। त्योहार भी तो उसी चक्र से निकले हैं। छठ पूजा सिर्फ धर्म नहीं, प्रकृति का सम्मान है। इसमें उगते सूरज के साथ डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। बिल्कुल। और अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो एक बहुत ही स्पष्ट साइकिल उभरती है। कैसी साइकिल? देखिए, हिमालयी नदियां तेज गति से आती हैं, बाढ़ लाती हैं, फिर पीछे हटती हैं तो कांवर जैसी आर्द्र भूमियां और नई उपजाऊ खादर मिट्टी छोड़ जाती हैं। और इसी दलदली इकोसिस्टम से मिथिला मखाना जैसी चीजें पैदा होती हैं, जिसे जीआई टैग मिला है। लेकिन इसी चक्र का स्याह पहलू ये है कि यही नदियां हर साल लाखों लोगों को बेघर करती हैं,
विस्थापन से गरीबी बढ़ती है और शिक्षा पीछे छूट जाती है। जैसे सहरसा में महिला साक्षरता मात्र 41.6% है। मतलब ये जो भूगोल है, ये सिर्फ नक्शा नहीं है, ये वो इंजन है जो समाज की नियति तय कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नेक्स्ट रैंक बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।